हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 14 सितंबर है और 14 सितंबर को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। तो सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम पढ़ भी रहे हैं हिंदी, और हिंदी के अंतर्गत हम हिंदी व्याकरण देख रहे हैं। और हिंदी व्याकरण में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शब्द भेद। तो चलिए फिर हम शब्द भेद टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसके अंतर्गत हमें क्या जानना रहता है, तो हमें शब्द की परिभाषा, शब्द के प्रकार, पद की परिभाषा, ये सभी चीज़ें हमें जाननी रहती हैं। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं शब्द की परिभाषा के साथ में। तो शब्द क्या होता है, आइए देखते हैं, समझते हैं। तो दो या दो से अधिक वर्णों से बने ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है। दूसरे शब्दों में वर्णों की सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहा जाता है। जब वर्णों को हम एक साथ तो ला दें, वर्णों का हम समूह तो बना दें, लेकिन यदि कोई सार्थक अर्थ ना दे रहे हों तो उसे हम शब्द नहीं कहेंगे। निरर्थक अर्थ वालों को शब्द नहीं कहते हैं। जो सार्थक अर्थ दे तो उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, उन्हें ही हम शब्द कहते हैं। हमें ये बात यहाँ पे ये समझ में आ गई। वर्ण कितने, दो या दो से अधिक, यहाँ पे क्या आ सकते हैं कि वर्ण कितने होने चाहिए, उसको आपको ध्यान देना है ना। दो या दो से अधिक, यानी कि एक वर्ण नहीं, दो तो होने ही चाहिए। और दो से अधिक वर्णों का जब समूह बनेगा तो उसको ही हम क्या बोल देंगे, और वो जब सार्थक अर्थ देगा उसे हम शब्द कहेंगे। लेकिन इसमें पद क्या होता है, पद आइए देखते हैं। तो पद की परिभाषा क्या है। तो पद क्या है, जब कोई वर्ण समूह अकेला ही प्रयुक्त होता है तब वह शब्द कहलाता है, अकेला है। लेकिन जब वह शब्द किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद कहलाता है। जैसे कि आइए देखते हैं, समझ लेते हैं। जैसे कि पुस्तक लिखा है, यह वर्णों की सार्थक या वर्णों का सार्थक समूह है ना। ये क्या है, वर्णों का एक समूह है जो कि सार्थक अर्थ दे रहा है। तो ये क्या कहलाया, शब्द कहलाया। पुस्तक एक शब्द है। यदि यह वाक्य में प्रयोग हो गया, यह शब्द वाक्य में प्रयोग हो गया और उससे उसका संबंध निकला और इसने संबंध स्थापित कर लिया तो वो पद कहलाएगा। कैसे कहलाएगा, राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक तो एक शब्द है, लेकिन जब ये वाक्य में प्रयोग हुआ तो ये पद कहलाएगा। पुस्तक अब क्या कहलाएगा, यहाँ पे पद कहलाएगा। अब यहाँ पे ये शब्द नहीं, ये पद है। जब कोई अकेला है, जब कोई अकेला है तो वो क्या है, शब्द है। तो वो शब्द है। जैसे कि हम मान करके चले का, अभी ये अकेला वर्ण है। अब इसमें हम जोड़ दें ब में बड़ा ऊ, अत्ता और रा, तो क्या बन गया, कबूतर। ये क्या हो गया, शब्द हो गया। ठीक, पहले का था, अकेले अकेले सब वर्ण है, लेकिन वो एक साथ आए, समूह बनाए और ध्वनि, सार्थक ध्वनि निकल करके आ रही, कबूतर। तो ये क्या बन गया, शब्द बन गया। लेकिन कबूतर उड़ रहा है, कबूतर जा जा जा, ऐसे गाना भी है ना। तो कबूतर उड़ रहा है, ये अब यहाँ पे कबूतर शब्द नहीं है, कबूतर अब पद बन गया। जब ये वाक्य में प्रयोग कर लिए जाते हैं शब्द, और वाक्य के साथ में जब ये संबंध स्थापित कर लेते हैं तब उस समय ये शब्द ना कहला करके पद कहलाते हैं। और पद की परिभाषा भी यही है। क्लियर है। अब हम आ जाते हैं शब्दों के वर्गीकरण में। शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, तो शब्दों का वर्गीकरण निम्न 4 आधारों पर किया जाता है। कौन कौन से आधार हैं, सर्वप्रथम उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन, कहाँ से उत्पत्ति हुई है, उसके आधार पर शब्द का हम वर्गीकरण करते हैं। फिर व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, कैसे उसकी रचना की गई है, तो उसके आधार पर शब्दों का वर्गीकरण होता है। फिर उसके बाद अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण होता है। अर्थ क्या निकल रहे हैं, अर्थ क्या निकल के आ रहे हैं, तो उसके अनुसार भी इनका वर्गीकरण हुआ। और रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण होता है। एक एक करके देखते हैं कि किस तरीके से इनको वर्गीकृत किया गया है।
सर्वप्रथम हम देखेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का 5 प्रकार से वर्गीकरण होता है। कौन कौन से एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है ना। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के 5 भेद। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, और कौन सा? विदेशज और शंकर शब्द। ये अक्सर हमेशा किसी बुक में दिया रहता है, किसी बुक में नहीं दिया रहता है। आपको ये ध्यान रखना है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं, जिसके अंतर्गत शंकर शब्द भी आते हैं, क्योंकि बहुत सारी बुक में आपको ये शब्द लिखा नहीं मिलेगा। शंकर भेद लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको याद रखना है कि शंकर शब्द भी उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद है। सर्वप्रथम हम तत्सम शब्द देखते हैं। तत्सम हम किसे कहते हैं? तत्सम शब्द हम किसे कहते हैं? तो ये जो तत्सम शब्द है किसके योग से बना है? तद धन सम से बना है। तद धन सम। तद का अर्थ होता है उसके, उसके। सम का अर्थ होता है समान, अर्थात प्रत्येक भाषा की एक मूल भाषा होती है तथा उस मूल भाषा के समान प्रयुक्त होने वाले शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या बताया गया है? प्रत्येक भाषा की एक मूल भाषा है और मूल भाषा के समान प्रयुक्त होने वाले शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। और हिंदी भाषा की मूल भाषा क्या है? संस्कृत है। अतः ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे आम्र, सूर्य, चंद्र, क्षेत्र इत्यादि। क्या बताया जा रहा है? तत्सम हम किसे कहते हैं? तत्सम किसके योग से बना है? तद धन सम। तद का अर्थ है उसके, सम का अर्थ है समान, उसके समान। किसके समान? अपनी मूल भाषा के समान। हिंदी की मूल भाषा क्या है? संस्कृत है। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में जो का त्यों प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। क्लियर है? समझ में आया? तद्भव किसे कहते हैं? तद्भव भी किसके योग से बना है? तद्भव किसके योग से बना है? तो तद्भव बना है तद धन भव। तद का अर्थ होता है उससे और भव का अर्थ होता है उत्पन्न होने वाला। भव का अर्थ होता है उत्पन्न होने वाला, अर्थात ऐसे शब्द जो अपनी मूल भाषा संस्कृत से उत्पन्न होते हैं किंतु भाषा विकास के कारण आज उनके उच्चारण में अंतर आ गया है, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आम, सूरज, चांद, आग, खेत इत्यादि। क्या बताया गया? तद्भव उससे उत्पन्न होने वाला। उत्पन्न है, ये समान नहीं है। समान मतलब जो का त्यों हम प्रयोग में ले रहे हैं हिंदी में अपनी मूल भाषा संस्कृत से। ऐसे शब्द, संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में जो का त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं, उसके समान है ये। लेकिन तद्भव उससे उत्पन्न हुए हैं और भाषा विकास के कारण इनका रूप परिवर्तित हो गया है। रूप परिवर्तित मतलब उच्चारण में अब अंतर आ गया है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? तद्भव कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आता है और हमें यहीं पे कंफ्यूजन होता है। तो बहुत ध्यान से आपको, यदि आप एग्जाम्पल भी यदि याद कर लें तो बहुत आपको हेल्प करेगा, क्योंकि ये चीज आपको परिभाषा के रूप में भी पूछी जाती है। फिर उसके बाद हम देशज शब्द के बारे में देखते हैं। देशज क्या होता है? तो देशज शब्द किसके योग से बना है? तो देशज शब्द बना है देश धन जा के योग से। देश धन जा के योग से। और देश का अर्थ होता है क्षेत्र या स्थान विशेष। स्थान विशेष। और जा का अर्थ होता है जन्म देने वाला। जा का
जन्म देने वाला, अर्थात ऐसे शब्द जो किसी स्थान विशेष के लोगों द्वारा अपनी आवश्यकता अनुसार बना लिए जाते हैं तथा सीमित क्षेत्र में ही प्रयुक्त किए जाते हैं, देशज कहलाते हैं। स्थान विशेष से जन्म लेने वाला, उत्पन्न होने वाला। क्यों उत्पन्न हुआ? आवश्यकता अनुसार उत्पन्न हुआ। आवश्यकता पड़ी तो हमने बना लिया, आवश्यकता नहीं थी तो हमने नहीं बनाया। हमें जरूरत पड़ी ऐसे शब्दों की तो हमने बना लिया। और ये इनकी खासियत ये है कि ये अपने सीमित क्षेत्र में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे कि ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कहीं भी उल्लेख प्राप्त नहीं होता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं है। क्यों उत्पत्ति का पता नहीं है? क्योंकि ये आवश्यकता अनुसार आए हैं। जब आवश्यकता पड़ी तो आ गए, पहले से नहीं थे। आज हमें आवश्यकता है तो हमने बना लिया, तो इसीलिए इनकी उत्पत्ति का हमें पता नहीं है। एग्जाम में ये पॉइंट आपकी पूछी जाती है। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ना हो क्या कहलाते हैं? तो ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं है, जिनकी उत्पत्ति कहीं पे भी उल्लेखित नहीं है, उसे ही हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि खिचड़ी, पेट खचाखच भरा है। ठीक, गड़बड़, रेवड़, थप्पड़ पड़ेगी, कोई बोलता है झापड़, थप्पड़। फिर उसके बाद ऊबड़ खाबड़ है, रास्ता बड़ा ऊबड़ खाबड़ है। छोहरा, छोहरी इत्यादि। ये क्या है? देशज। इनकी उत्पत्ति का पता नहीं है, उल्लेख नहीं है। उत्पत्ति का कहीं उल्लेख नहीं है, उल्लेख प्राप्त नहीं है, उसे ही हम क्या बोलेंगे? उससे हम देशज बोलते हैं, क्योंकि आवश्यकता अनुसार बना लिए जाते हैं और सीमित क्षेत्र में प्रयुक्त किए जाते हैं, है ना। छाछ, तो ये सब क्या ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? तो ये देशज कहलाते हैं। विदेशज क्या होते हैं? विदेशज शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अन्य देश में जन्म लेने वाला। विदेश मतलब क्या है? दूसरा देश। मतलब जन्म लेना, तो अन्य देश यानी कि विदेश में जन्म लेने वाला, अर्थात जो भारत देश से भिन्न किसी अन्य देश की भाषा से उत्पन्न हुए, लेकिन आज उनको हिंदी भाषा में शामिल कर लिया गया है एवं वे हिंदी में इतने घुल मिल गए कि उन्हें हिंदी से पृथक नहीं किया जा सकता, तो वे विदेशज कहलाते हैं। जैसे कि पेन, क्या चाहिए? पेन चाहिए। कॉपी, रजिस्टर, चौक, बैंक, ड्राफ्ट, चेक, कार, जीप, टेलीफोन, रेडियो, एजेंट इत्यादि। ये क्या है? तो ये अंग्रेजी शब्द हैं जो कि हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। हमारे देश में भी ये अन्य देश से आए हैं, लेकिन आज ये हमारे हिंदी में भी इतने घुल मिल गए हैं कि अब हम इन्हें अलग नहीं कर सकते। पेन को तो पेन ही बोलेंगे, पेन को पेन बोलेंगे, ठीक। कॉपी को कॉपी बोली जाती है। रजिस्टर, चौक, बैंक, ड्राफ्ट, चेक, कार, जीप, टेलीफोन, रेडियो, एजेंट इत्यादि, है ना। ये क्या है? ये प्रयोग में लाए जा रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। स्टेशन, स्टेशन को स्टेशन ही बोल रहे हैं हम, ठीक। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं अरबी। ये अंग्रेजी से है। अरबी आदमी, औरत, जिला, तहसील, मुहावरा, अलमारी इत्यादि। फ्रेंच कूपन, मीनू, सूप इत्यादि। जापानी रिक्शा, सुनामी, सायोनारा यानी कि अलविदा, ठीक। चीनी भाषा से आया है। चाय, तूफान, लीची, ये चीनी भाषा से अन्य देश में उत्पन्न हुआ, लेकिन आज हमारी हिंदी भाषा में इतने घुल मिल गए कि अब हम इन्हें अलग नहीं कर पा रहे, पृथक नहीं कर पा रहे हैं, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? विदेशज बोलते हैं। क्या बोलेंगे? विदेशज बोलेंगे, ठीक। शंकर शब्द, शंकर क्या होते हैं? तो शंकर का शाब्दिक अर्थ होता है मिश्रण, अर्थात ऐसे शब्द जो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने हैं। जो भिन्न भाषाओं के क्या है? भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? तो ये शंकर कहलाते हैं, ठीक। रेलगाड़ी,
रेलगाड़ी क्या है? तो अंग्रेजी और हिंदी से मिला है। रेल गाड़ी अंग्रेजी भी है और हिंदी भी है, इन दोनों के मेल से बना है रेलगाड़ी, है ना। फिर उसके बाद जांच कतरा तो हिंदी और संस्कृत, टिकट घर तो अंग्रेजी और हिंदी। फिर उसके बाद टिकट TICKET टिकट, घर हिंदी लेकिन टिकट इंग्लिश। आया ना। टिकट क्या चाहिए? टिकट चाहिए। टिकट है? नहीं है। लाठी चार्ज, लाठी हिंदी है, चार्ज क्या है? चार्ज तो अंग्रेजी है, अब उसको हमने हिंदी में प्रयोग करने लग गए हम। चार्ज, लाठी चार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है? लाठी चार्ज हो रहा है। फिर अग्नि बोट, अग्नि क्या है? संस्कृत है। बोट क्या है? बोट तो अंग्रेजी है, हिंदी में प्रयोग मिला रहे हैं बोट। ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऐसे शब्द जो मिल करके बने हैं। क्या बनते हैं? जो मिल करके बनते हैं, मिश्रण। संकर का अर्थ मिश्रण, जो मिलकर बना है, भिन्न भाषाओं के शब्दों से जो मिलकर बने उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे संकर। क्या कहेंगे? संकर शब्द कहते हैं। याद रहेगा, जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं, जो आवश्यकता अनुसार बना लिए गए, वो कौन है? देशज। जो मिश्रण से, भिन्न भाषाओं के मिश्रण से बने, वो क्या है? संकर। विदेश में जन्म लेने वाले क्या कहलाते हैं? विदेशज। ठीक, तो ये हमने उत्पत्ति के आधार पर क्या देख लिया? हमने शब्द का भेद देखा। अब हम आ जाते हैं व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द का भेद। रचना, तो रचना के आधार पर यदि हम देखें तो है रूढ़ शब्द। रूढ़, अब देखो, र से रचना, र से रूढ़, तो जब कहीं रूढ़ देखो तो रचना याद आ जाना चाहिए आपके दिमाग में। ठीक, क्योंकि हम भूल जाते हैं। दे दिया गया रूढ़, यौगिक, योग, रूढ़, किसके आधार पर शब्द के भेद हैं? तो रचना। रचना को ही हम व्युत्पत्ति बोलते हैं। रचना को क्या बोलते हैं? व्युत्पत्ति बोलते हैं। ठीक, तो रूढ़ शब्द क्या होता है? तो व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द एवं योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? तो जो शब्द अपनी स्वतंत्र स्थिति को प्रकट करते हैं, अपनी स्वतंत्र स्थिति को प्रकट करते हैं, उनमें किसी अन्य शब्द का मेल नहीं होता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, किसी अन्य शब्द का मेल नहीं है, तो वो रूढ़ है। अर्थात यदि किसी शब्द के टुकड़े करने पर पृथक किए गए शब्दों या शब्दांशों का अलग से कोई अर्थ प्रकट नहीं होता, तो वे रूढ़ कहलाते हैं। वे स्वतंत्र हैं, मेल से नहीं बने। मेल से बने होते तो अलग अलग कर देते और सार्थक शब्द, सार्थक अर्थ निकलते, किंतु ये स्वतंत्र हैं। और स्वतंत्र हैं तो वो अपने आप में ही पूर्ण है। ठीक, उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ी है पूर्णता की। और जब आप उनको पृथक कर दिए तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे कि गाय, गा अलग कर दो और या, अर्थ निकला? नहीं निकला। ये तो वर्ण है, ये तो वर्ण है, नहीं हुआ। भैंस, भै, ठीक, स नहीं हुआ। बैल, भेड़, बकरी, कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं, अर्थ प्रकट नहीं होता। अलग करने पे अर्थ प्रकट नहीं। जोड़ दो तो अर्थ है, जोड़ोगे तो अर्थ है, अलग करोगे तो अर्थ नहीं है। तो रूढ़ बोलो, साथ में बोलो, याद, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, याद हो जाना चाहिए हमें। रूढ़ मतलब स्वतंत्र। स्वतंत्र, जब स्वतंत्र है तो उसको अपने अर्थ को उजागर करने के लिए किसी दूसरे शब्द का उसको जरूरत नहीं पड़ा। वो स्वयं में ही क्या है? अपने आप में ही बता रहा है अपने अर्थ को। और लेकिन आप उसको ही अलग कर दोगे, उसको ही तोड़ दोगे, पृथक कर दोगे, तो फिर कोई अर्थ प्रकट नहीं होगा। रूढ़ है वो, रूढ़। तो रूढ़ में आपको क्या याद रखना है? रूढ़ में हमको ये याद रखना है कि स्वतंत्र है, ये
स्वतंत्र है, ये किसी के मेल से नहीं बना। जब मेल से नहीं बना तो जब अलग कर देंगे तो कोई अर्थ नहीं देगा, तो अर्थ नहीं देगा। ठीक, फिर यौगिक क्या होता है? यौगिक होता है ऐसे शब्द जो कम से कम दो शब्दों के योग से बने हैं। क्या कहलाते? यौगिक, यौगिक कहलाते हैं। ठीक, अर्थात संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि की प्रक्रिया से निर्मित शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, दूध वाला, स्वागत, दूध में वाला प्रत्यय, स्वागत, सूदन आगत, प्रत्येक, सामाजिक, परोपकार, प्रतिधन उपकार। ठीक, तो ये आपको क्या याद रखना है? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय जो इनकी प्रक्रिया से निर्मित होते हैं वो यौगिक कहलाते हैं। यानी कि ये इनमें यौगिक कम से कम दो शब्दों के योग से बने हैं। योग से बनने वाले शब्द क्या कहलाते? यौगिक कहलाते हैं। फिर योग रूढ़ क्या है? जब कोई यौगिक शब्द किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तब उसे योग रूढ़ कहते हैं। बहुप्रीहि समास का प्रत्येक उदाहरण योग रूढ़ है। योग रूढ़ शब्द की श्रेणी में शामिल किया जाता है, जैसे कि खग, नग, जलज, जलद, लंबोदर, वीणा पाणी, चक्रपाणी, चतुरानंद, गजानन, दशानन, चंद्रशेखर, चंद्रमौली इत्यादि। अर्थात बहुब्रीहि समास हमने क्या पढ़ा है? बहुब्रीहि समास कि इसमें ये क्या बताते हैं? न प्रथम पद और न द्वितीय पद सार्थक अर्थ देते हैं, बल्कि कोई तीसरा पद अर्थ की पूर्णता को यहां उजागर करता है। ठीक, वीणा पाणी, वीणा है पाणी में जिसके, अर्थात मां सरस्वती। चक्र पाणी, चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात भगवान विष्णु। ठीक, चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर में जिसके, अर्थात भगवान शंकर। ठीक है, तो ये क्या है? ये होता है, यानी कि ये क्या है? ये यौगिक है, योग से बने हैं। वीणा पाणी योग से तो बने हैं, कम से कम दो शब्द के योग से तो आए हैं, लेकिन ये क्या है? विशेष अर्थ में रूढ़ है। ये क्या है? रूढ़ है। रूढ़ मतलब कि अलग कर दोगे तो अर्थ नहीं आएगा। ठीक, समझ में आ रहा है? यानी कि अर्थ क्या अलग से उजागर करे? रूढ़ है। वीणा है पाणी में जिसके, लंबा है उदर जिसका, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबोदर अर्थात गणेश। अलग है ये, अब उनको अलग कर दोगे तो कोई अर्थ नहीं देगा। समझ में आया? तो यौगिक को कैसे याद करोगे? यौगिक को याद करोगे जब कम से कम दो शब्दों के योग से बने शब्द यौगिक कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। और इसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि की प्रक्रिया से ये निर्मित होते हैं। लेकिन योग रूढ़ क्या है? यौगिक तो है, यौगिक शब्द, जब यौगिक शब्द विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए। अब आप देख रहे हो ये योग धन रूढ़ है कि नहीं? बिल्कुल है। तो योग धन रूढ़, योग आया कहां से? यौगिक से, यानी कि दो शब्दों के समूह से बना, बिल्कुल। लेकिन वो रूढ़ भी अर्थ दे रहे हैं तो योग रूढ़ हो गया। रूढ़ मतलब कि वो स्वतंत्र है, किसी के मेल से नहीं बने। जब मेल से नहीं बने तो उनको पृथक करोगे तो कोई अर्थ नहीं देंगे वो। आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट अब नहीं होगा इसके बाद में आप लोगों को। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक, अब हम आ जाते अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द का भेद देख लेते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द का 3 भेद है। क्या क्या है? वाचक शब्द, लक्षक और व्यंजक। वाचक, लक्षक और व्यंजक। वाचक क्या होता है? वाचक वाक्य में प्रयोग किए जाने पर यदि कोई शब्द अपने मुख्य अर्थ, लोक प्रचलित अर्थ, संकेतित अर्थ, शब्दकोशी अर्थ को प्रकट करता है तो उसे वाचक शब्द कहते हैं। वाक्य में प्रयोग किए जाने पर यदि कोई शब्द अपने मुख्य अर्थ, लोक प्रचलित, संकेतित
और शब्दकोशी अर्थ को प्रकट करे तो उसे हम क्या कहेंगे? वाचक कहेंगे। गधा चर रहा है, राजस्थान हमारा राज्य है, गाय घास खाती है। गाय घास खाती है। वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले यदि कोई शब्द अपने मुख्य अर्थ, लोक प्रचलित अर्थ, संकेतित अर्थ या शब्दकोशी अर्थ को प्रकट करते हैं तो वाचक कहलाते हैं, वाचक कहला रहे हैं। ठीक, उस तो यानी कि वो उजागर कर दिया, अपने मुख्य अर्थ को ही उजागर कर दिया। गधा चर रहा है, ठीक है, समझ में आ गया, चर रहा है। राजस्थान हमारा राज्य है, राजस्थान हमारा राज्य है, छत्तीसगढ़ हमारा राज्य है। ठीक, समझ में आया। तो ये क्या है? वाचक है। लक्षक क्या होता है? तो वाक्य में प्रयोग किए जाने पर यदि कोई शब्द अपने मुख्य अर्थ को छोड़कर लक्षणों के आधार पर किसी अन्य अर्थ को प्रकट करते हैं तो वो लक्षक कहलाते हैं। लक्षणों के आधार पर मोहन गधा है, तो क्या वो सच में गधा है? क्या वो सच में गधा है? क्या नहीं, वो मूर्ख है। उसके लक्षण ऐसे हैं कि मतलब कुछ भी कर दो समझेगा नहीं। अब गधे के ऊपर आप कितना भी भार लाद दो बड़ा खुश हो जाता है। आपको पता है गधा ऐसा है कि उसके ऊपर में ऐसे एक बात आती है कि उसका मालिक क्या किया कि उसके पीठ में जो है रुई लाद दिया। अब रुई लाद दिया, वो हल्का लगा उसको, ठीक है, वो चलने को तैयार नहीं। अब नदी से जैसी वो पार हुआ, अब वो रुई क्या हुई? वो भीग गई। अब भीग गई तो भारी हो गई। अब वो बड़ा खुश, अब बड़े मजे से चल रहा। पहले नहीं चल रहा था, पहले उसके मालिक को बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी उसको चलाने के लिए। जैसी वो रुई भीगी, वो भारी हो गई, वजनी हो गई, तो वो बड़े मजे से चलने लगा। यानी कि गधा है, वो गधा है। वो गधा है मतलब कि मूर्ख है, यानी कि उसको अक्ल नहीं है। तो वो क्या? लक्षणों के आधार पर अन्य अर्थ प्रकट करता है। राजस्थान वीर है, राजस्थान वीर है मतलब क्या है? राजस्थान के निवासी वीर हैं। ठीक, राजस्थान मतलब कि यहाँ पे आप किसी भी राज्य की बात करें। रमा गाय है, क्यों? रमा सच में गाय है? नहीं, वो गाय की तरह बड़ी शालीन है। ठीक है, बोलते हैं ना एकदम गाय है, ये एकदम गाय है, चाहे जो कर दो, चाहे जहां भी बांध दो, गाय। ठीक वैसी बैल गधे से कम गधा है। बैल गधे से कम गधा है मतलब क्या है? कि वो गधा ही है, बैल भी गधा है क्या? नहीं, बैल गधे से कम मूर्ख है ना। बैल गधे से कम मूर्ख है। बैल में आप वजन ला देंगे तो ज्यादा नीचे, हल्का रहेगा तो बहुत तेजी से चलेगा। ठीक है, तो ये लक्षणों के आधार पर गाय घास खाती है, बिल्कुल खाती है, ये अपना मुख्य अर्थ उजागर कर दिया कि ठीक है गाय घास खा रही है। गधा चर रहा है, बिल्कुल चर रहा है। राजस्थान छत्तीसगढ़ हमारा राज्य है, बिल्कुल ठीक है, सही है। अब व्यंजक क्या होता है? तो वाक्य में प्रयोग किए जाने पर यदि एक ही शब्द अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ प्रकट करने लगते हैं तो उसे व्यंजक कहते हैं। जैसे कि आग में जल जाने से क्या होगा? आग में जल जाने से क्या होगा? तो जल मतलब पानी के संदर्भ में आग बुझ जाएगी। जलना क्या है? तो क्रिया के संदर्भ में है, शरीर जल जाएगा। आग में जल जाने से क्या होगा? दो अर्थ है ना, अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ प्रकट कर रहे हैं। हम यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं कि आग में जल डाल दिए हम, आग में जल जाने से क्या होगा? यदि अग्नि प्रज्वलित है, यहाँ पे अग्नि यहाँ पे प्रज्वलित है। ठीक, हवन कुंड है, हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित है, पानी डाल दो तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी। ठीक, अब उसके बाद यदि हम ही चल दिए तो आग में हमारा ही हाथ चल दिया तो क्या होगा? जल जाएंगे, हम जल जाएंगे। ठीक, अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ प्रकट किया, ये समझ में आया। पानी गए न उबरे मोती मानस चून।
पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पे आप यदि हम देखें कि यहाँ पे क्या अर्थ है, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, पानी, चमक, कांति मोती के संदर्भ में आया, मोती के संदर्भ में आया। पानी मतलब स्वाभिमान, मनुष्य के संदर्भ में आया। और पानी मतलब जल, चूने के संदर्भ में आया। पानी गए न उबरे मोती मानस चून, मोती की चमक चली जाएगी, कांति चली जाएगी तो वो किसी काम का है क्या? नहीं है। मनुष्य में यदि स्वाभिमान नहीं है तो वो किसी काम का है क्या? नहीं है। चूने में पानी नहीं डालोगे सूख जाएगा, किस काम का? निरर्थक, किसी काम का नहीं, वेस्ट है फिर तो पानी, तो जहां जहां आप जैसे चाहे अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ को प्रयोग, अलग अलग अर्थ उजागर कर रहे हैं तो व्यंजक है ये। समझ में आ रहा है? वाचक क्या है? मुख्य अर्थ। लक्षक क्या है? तो लक्षणों के आधार पर अर्थ देते हैं, मुख्य अर्थ नहीं देते हैं। गधा है क्या तू? तो गधा है मतलब कि क्या है? गधा यानी कि सच में वो जानवर, डोंकी? नहीं, मूर्ख है क्या? ठीक। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें व्यंजक, तो जहां जब जैसी आवश्यकता है तो वैसा अर्थ दे दिए हैं ये। बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न दे, तो गुण क्या है? हित, बुद्धि, राजा के संदर्भ में आ गए। बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न दे, यदि बुद्धि नहीं है राजा के पास, यदि राजा हितकारी नहीं है तो वो क्या फिर काम का है? नहीं है। अब यदि कुआं में रस्सी नहीं है तो कैसे निकालोगे पानी? देखोगे, बस झांकोगे कि उधर अंदर घुस के पानी निकाल के लाओगे? नहीं लाओगे ना। तो ये अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ दिया। कौवा उड़ता आकाश में मगर रहता कहाँ? बताओ कहाँ रहता है? बताओ। कौवा उड़ता आकाश में मगर रहता कहाँ? अलग अर्थ है, बताओ। तो मगर मतलब किंतु, किंतु रहता कहाँ है? उड़ता तो आसमान में, रह कहाँ रहा है? और मगर मतलब मगरमच्छ, बोल दोगे पानी में, जल में। कौवा आसमान में उड़ रहा है और मगरमच्छ पानी में, जल में रह रहा है। समझ में आया? तो अलग अलग संदर्भ में जब अलग अलग अर्थ उजागर कर रहे हैं तो वो क्या कहें, हम क्या उसको कहेंगे? व्यंजक कहेंगे। ये किस आधार पर? अर्थ के आधार पर शब्द का भेद है। किस आधार पर? अर्थ के आधार पर शब्द का भेद है। क्लियर है? अब हम आ जाते हैं रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द का भेद क्या होता है। रूप परिवर्तन में दो प्रकार आते हैं। कौन कौन से आते हैं? विकारी शब्द आते हैं और अविकारी आते हैं। और अविकारी को हम अव्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकारी को अव्यय भी कहते हैं हम। तो ये क्या है? रूप परिवर्तन के, रूप परिवर्तित कर ले रहे हैं तो उसके आधार पर हम भेद देख लेते हैं। तो विकारी शब्द की यदि हम बात करें तो वाक्य में प्रयोग किए जाने पर यदि कोई शब्द लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि के अनुसार अपना रूप परिवर्तन कर ले तो उन्हें हम विकारी कहेंगे। और ये शब्द चार प्रकार के माने जाते हैं जो विकारी है ना। एग्जाम में पूछा जाता है कि संज्ञा विकारी है या अविकारी, तो संज्ञा विकारी है। सर्वनाम विकारी है या अविकारी? विकारी। विशेषण विकारी, क्रिया विकारी। ये विकारी है। क्यों विकारी है बताइए? ये लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल के अनुसार अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक। एक वचन, बहुवचन, लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुरुष के आधार पर, कारक के आधार पर, काल के अनुसार। हमने ये सब पढ़ा है। काल भी मैंने आपको पढ़ाया, कारक हमने पढ़ा नहीं है लेकिन मैंने विभक्तियां आपको बताई हुई है। ठीक। फिर उसके बाद अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष हमने पढ़ा। वचन और लिंग। ठीक है। लिंग और वचन के वीडियो YouTube में अपलोड है, लिंग और वचन का, वहां से आप देख सकते हैं। फिर संज्ञा शब्द की यदि हम बात करें तो बच्चा, बच्ची, बच्चे। बच्चा वही है लेकिन अलग अलग दे दिया। लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल के आधार पर अलग अलग। बच्चा है, बच्ची है, बच्चे। ठीक। ये क्या है? बहुवचन में आ गया। एक वचन में बच्चा है। ये क्या है? बच्ची, यानी कि यहाँ पे स्त्रीलिंग हो गया।
फिर सर्वनाम भी मैं, मेरा, मेरी, मेरे। विशेषण अच्छा, अच्छी, अच्छे। क्रिया पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। तो विकारी चार, विकारी के कितने भेद? 4 भेद। कौन कौन से? जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। विकारी के कितने भेद? 4 भेद। विकारी किस आधार पर शब्द का भेद है? रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द का भेद है। विकारी के कितने भेद? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब हम आ जाते हैं अव्यय या अविकारी शब्दों पर। तो वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के अनुसार यदि किसी शब्द के रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता तो उसको क्या कहेंगे? अविकारी कहेंगे या अव्यय कहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है ना, सीएस बहुत याद रखना। शब्द भेद अक्सर एग्जाम में आपके पूछा जाता है, चाहे आप जिस भी कैटेगरी का आप एग्जाम दे रहे हो। तो और इसके कितने प्रकार? इसके भी 4 प्रकार। कौन कौन से? तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। विकारी के कितने भेद? 4 भेद। अविकारी के कितने भेद? 4 भेद। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं ना हम इंग्लिश में, ये वही है हिंदी की पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, समझ में आया? शब्द भेद के अंतर्गत ये सब हम पढ़ रहे हैं। तो क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय मतलब घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। ठीक है, फिर घोड़ी तेज दौड़ती है। तेज बदला क्या? नहीं बदला। बदला? नहीं बदला। तो क्रिया विशेषण, दौड़ता है, दौड़ती है। ठीक, फिर उसके बाद घोड़े तेज दौड़ते हैं। आप देख रहे हो, यानी कि लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के अनुसार ये बदलेंगे नहीं अपना रूप। और देखिए दौड़ता है, यदि हम देखें तो ये क्या है? पुल्लिंग के लिए हम प्रयोग में ला रहे, दौड़ती है स्त्रीलिंग के लिए है, दौड़ते हैं बहुवचन है। तो लिंग वचन में अपना ये रूप बदला नहीं, है तो काल में ये क्या हो गया? तो वर्तमान काल है। समझ में आया? फिर संबंध बोधक अव्यय, ये कैसे समझेंगे हम? हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस जंगल के पीछे नदी बहती है, मेरे घर के सामने एक बगीचा है। संबंध बोधक है। ठीक है, संबंध स्थापित कर रहे हैं। इस जंगल के पीछे नदी बहती है, मेरे घर के सामने एक बगीचा है। ठीक, फिर क्या है? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में राम और श्याम, सीता और गीता, सरिता और किरण, ये समुच्चय बोधक हो गया। फिर विस्मयादि बोधक में हम आ जाएं तो विस्मयादि बोधक क्या है? तो जो शब्द हर्ष, शोक, नफरत, विस्मय, ग्लानि आदि भावों को बोध करा रहे, आदि भावों का बोध कराते हैं तो विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे कि हे, अरे, हाय, छी, आह इत्यादि। और इसका चिन्ह क्या है? एक्सक्लेमेटरी मार्क जिसको बोलते हैं। वाह कितना सुंदर अभिनय, हे राम बहुत बुरा हुआ। समझ में आ रहा है? तो ये विस्मयादि, ये क्या है? अविकारी है। केवल इतना यहाँ पे आप लोगों को ये है क्या नहीं, ये आप लोगों को यदि हम बात करें कि अल्टीमेटली हमें क्या जानना है? रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द का कितना भेद? 2 भेद। कौन कौन सा? विकारी और अविकारी। अविकारी को अव्यय के नाम से भी जानते हैं। इसके कितने भेद? 4। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसके कितने भेद? 4 भेद। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये हमने क्या देख लिया? ये आज के सेशन में हमने शब्द भेद टॉपिक को कंप्लीट किया। आई होप आप सभी को चीजें समझ में आई हो। ठीक, तो इसी के साथ में हम फिर अपनी क्लास को एंड करते हैं। यदि पूछा गया विकारी कौन कौन से, अक्सर पूछा जाता है संज्ञा क्या है, संज्ञा विकारी है या अविकारी? तो संज्ञा क्या है? संज्ञा विकारी है। सर्वनाम विकारी, विशेषण विकारी। तो ये सभी चीजें आप लोगों को बिल्कुल याद रहनी चाहिए, है ना? तो आई होप चीजें समझ में आई हो। अब इसके यदि हम प्रैक्टिस करें तो हमें क्या करना चाहिए? इसके हमें शब्द ज़्यादा से ज़्यादा हम यदि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो हमें अच्छी
चीज़ें समझ में आती हैं, मतलब कि हमें टॉपिक क्लियर हो जाता है। और यदि हम बात करें कि आपके सिलेबस की यदि हम बात करेंगे तो हमने ये नहीं देखा, हमने क्या नहीं देखा, हमने अविकारी के जो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, मैंने आपको क्या क्या करवा दिया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण मैंने करवाया। लेकिन मैंने ये सब नहीं करवाया आपको, क्यों नहीं करवाया? क्योंकि आपके सिलेबस में ये सभी चीजें मेंशन नहीं है, जो कि आपको नहीं करनी है ना, आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। आपके सिलेबस में यदि आप देखोगे कि इकाई 2 में हमने शब्द विचार कर लिया, फिर उसके बाद हमने जो है शब्द भेद, ये पद भेद, ये भी हमने देख लिया। पद भेद मतलब कि वाक्य में के साथ में जो प्रयोग में लाए जा रहे हैं। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें कि किस तरीके से हमें पढ़ना है, तो जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, इनके आप लोग थोड़े से एग्जाम्पल देख लीजिए कि कैसे करते, तो ये सब टॉपिक आपके अच्छे से अच्छी खासी पकड़ बन जाएगी। और अक्सर इसी से क्वेश्चन बनते हैं, अक्सर अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। तो बस ठीक है, इसी के साथ में आज की क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।